जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यूपी सरकार ने कास्ट को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब यूपी में उन लोगों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं जो गाड़ियों पर जाति विशेष का नाम लिखवाते हैं या जाति विशेष की कोई रैली निकलवाते हैं। क्या है इस आदेश में, इस वीडियो में जानेंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारी के बीच आसमान से आफत बरस पड़ी है। इतनी बारिश कि पूरे शहर में लबालब पानी भरा हुआ है, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। बात करेंगे एक 90 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति को लेकर अमेरिका में मचे सियासी घमासान की। इसके अलावा असम के दिलों में राज करने वाले गायक जुबीन गर्ग को 21 तोपों की सलामी दी गई। दिल तोड़ देने वाली तस्वीरों में क्या नजर आया, और आखिर में बात होगी पाकिस्तान की, जिसकी सेना ने अपने ही देश में अपने ही लोगों पर क्यों बम बरसा दिए, जिससे पूरे देश में खून खौल रहा है। इस सब पर बात होगी आज का जिस्ट के इस एपिसोड में। तो बात शुरू होती है एक ऐसे फैसले से जिसे यूपी सरकार ने जाति व्यवस्था की जड़ें हिलाने वाला बताया है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब राज्य में न तो जाति के नाम पर राजनीतिक रैलियां होंगी, न ही गाड़ियों पर कोई अपनी जाति का नाम लिख पाएगा, और न ही पुलिस रिकॉर्ड में किसी की जाति का जिक्र होगा। ये फैसला अचानक नहीं आया है, बल्कि इसकी पूरी कहानी है। एक ऐसा केस जिसका जाति से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। मामला था प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। प्रवीण छेत्री अप्रैल 2023 में शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए थे। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे केस को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन जब सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद दिवाकर ने केस फाइल देखी तो वो हैरान रह गए। पुलिस ने हर आरोपी की पहचान के लिए उसकी जाति का जिक्र किया था। किसी को माली, किसी को पहाड़ी, किसी को राजपूत, तो किसी को ठाकुर और ब्राह्मण लिखा गया था। कोर्ट ने इसे पिछड़ी और पुरानी सोच बताते हुए कहा कि यह हमारे आधुनिक, प्रगतिशील और एकजुट भारत की कल्पना के खिलाफ है। जस्टिस दिवाकर ने डीजीपी से सीधा सवाल किया, जब हमारे पास आधार कार्ड, मोबाइल, कैमरा और फिंगरप्रिंट जैसे आधुनिक पहचान के तरीके हैं, तो किसी आरोपी की जाति लिखने की क्या जरूरत है? डीजीपी ने जवाब में इसे पुरानी प्रैक्टिस बताया, लेकिन कोर्ट ने इसे कानूनी भ्रांति कहकर खारिज कर दिया। कोर्ट ने सिर्फ कानूनी पहलू पर ही बात नहीं की। जस्टिस दिवाकर ने अपने 63 पन्नों के फैसले में जाति के सामाजिक और मानसिक असर पर विस्तार से लिखा। उन्होंने कहा कि गाड़ियों, घरों और सोशल मीडिया पर जाति का प्रदर्शन एक कल्चरल नार्सिसिज्म और टॉक्सिक डिजिटल मैस्कुलिनिटी का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था देश की एकता और सेक्युलरिज्म के लिए एक गंभीर खतरा है। इसे बढ़ावा देना एंटी नेशनल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समस्या सिर्फ समाज में नहीं है, बल्कि ये राज्य की सोच में भी है, जहां कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसीज भी कई बार जाति आधारित पूर्वाग्रह से काम करती हैं। कोर्ट ने इस समस्या को सिर्फ पहचानने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके लिए सरकार को कई कड़े आदेश दिए, जैसे पुलिस के फॉर्म और नोटिस बोर्ड से जाति का कॉलम हटाया जाए, सार्वजनिक जगहों से जाति वाले साइन बोर्ड्स तुरंत हटवाए जाएं, जांच में जाति का खुलासा न करने के लिए एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई जाए। कोर्ट ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में भी संशोधन की सिफारिश की, ताकि गाड़ियों पर जाति लिखना पूरी तरह से बैन हो जाए। कोर्ट ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों को भी डेप्रिकेट किया, यानी अपनी नापसंदगी जताई, लेकिन यूपी सरकार ने इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसी रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। सरकार का तर्क है कि ऐसी रैलियां सामाजिक टकराव और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं। इस फैसले का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यूपी में जाति आधारित रैलियां दशकों से चुनावी राजनीति का एक अभिन्न अंग रही हैं। विपक्षी दल, जो अक्सर जाति आधारित वोट बैंक पर निर्भर करते हैं, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज की दूसरी खबर हमें उस शहर की कहानी सुनाती है जो एक त्योहार की तैयारी में जुटा था, लेकिन अचानक प्रकृति का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, जहां दुर्गा पूजा की रौनक दिखनी चाहिए थी, वहां सिर्फ पानी और कीचड़ नजर आ रहा है। रात भर हुई बारिश ने पूरे शहर को घुटनों तक पानी में डुबो दिया, और इस आपदा ने 5 लोगों की जान ले ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अलीपुर में सिर्फ 24 घंटे में लगभग 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये इतनी बारिश है कि पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम इसके सामने फेल साबित हो गया। खासकर दक्षिण और पूर्वी कोलकाता में तो जैसे आसमान फट पड़ा था। गरिया कमड़हारी में 332 मिलीमीटर और जोधपुर पार्क में 285 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इस बारिश ने शहर की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर गाड़ियां पानी में तैर रही थी, जिससे ट्रैफिक थम गया।
रेलवे स्टेशन और यार्ड पानी में डूब गए, जिससे हावड़ा और सियालदह से चलने वाली ट्रेनें बीच में ही रुक गईं या रद्द हो गईं। हजारों यात्री प्लेटफॉर्म पर या ट्रेन के अंदर घंटों तक फंसे रहे। कोलकाता मेट्रो भी इससे बच नहीं पाई। महानायक उत्तम कुमार और रविंद्र सरोवर जैसे स्टेशंस के बीच पटरियों पर पानी भर जाने से मेट्रो सेवाएं बंद करनी पड़ी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस बारिश में 5 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जो वाटर लॉगिंग वाले इलाकों से गुजर रहे थे। इस आपदा ने दुर्गा पूजा की तैयारियों पर भी पानी फेर दिया। पंडाल बनाने वाले कारीगर और आयोजक परेशान हैं। आधे बने पंडालों में पानी भर गया है और बाजार में खरीदारों की रफ्तार भी थम गई है। एक पंडाल आयोजक ने कहा, हमारा काम पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है। हम सिर्फ यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी निकल जाए ताकि हम समय पर काम पूरा कर सकें। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ये सब हुआ है और आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है। ये घटना एक बार फिर इस बात पर जोर देती है कि जलवायु परिवर्तन कैसे शहरों में अचानक और विनाशकारी आपदाएं ला रहा है और कैसे हमें अपने बुनियादी ढांचों को इस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा। तीसरी खबर में अब बात अमेरिका की, जहां एक 90 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति पर सियासी बवंडर मचा हुआ है। टेक्सास में लगी एक स्टैच्यू ऑफ यूनियन को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता अलेक्जेंडर डंकन ने एक विवादित बयान दे दिया। डंकन ने हनुमान जी की प्रतिमा का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति क्यों खड़ी होने दे रहे हैं? हम एक क्रिश्चियन नेशन है। इसके बाद उन्होंने बाइबल का हवाला देते हुए एक और पोस्ट किया जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। डंकन सेनेट चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इस बयान पर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और भारतीय मूल के अमेरिकियों ने कड़ा ऐतराज जताया है। फाउंडेशन ने सीधे रिपब्लिकन पार्टी को टैग कर पूछा, क्या आप अपने सेनेट उम्मीदवार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे जो खुले तौर पर आपके अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है? भारतीय अमेरिका समुदाय का कहना है कि ये बयान अमेरिकी संविधान के एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज और रिपब्लिकन पार्टी के खुद के फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वाले संशोधनों के खिलाफ है। एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज सरकार को किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित करने से रोकता है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। कुछ समय पहले ट्रंप के एक सहयोगी ने ब्राह्मण को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डंकन जैसे नेता इस तरह के बयान देकर अपने उन समर्थकों को एकजुट करना चाहते हैं जो अमेरिका को एक क्रिश्चियन नेशन मानते हैं। वो धार्मिक और नस्लीय पूर्वाग्रहों को हवा देकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर असम से है, जहां एक कलाकार को पूरी राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। हम बात कर रहे हैं मशहूर गायक जुबीन गर्ग की, जिन्हें प्यार से लोग जुबीन दा कहते थे। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव कामरकुची पहुंचा, हजारों की भीड़ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में दूसरे पोस्टमार्टम के बाद सरकारी एम्बुलेंस में लाया गया। रास्ते भर समर्थकों की बाइक रैलियां, ढोल नगाड़े और आंसू भरी आंखें, सब ने मिलकर इस आखिरी सफर को ऐतिहासिक बना दिया। जुबीन के फैंस ने जगह जगह गमछा लहराया और जुबीन दा अमर रहें के नारे लगाए। अंतिम संस्कार के दौरान असम पुलिस ने जुबीन को 21 तोहफों की सलामी दी, जो किसी कलाकार को दिया जाने वाला एक दुर्लभ सम्मान है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा खुद इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने जुबीन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके सम्मान में 2 स्मारक बनाएगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी केंद्र सरकार की ओर से अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में एक दुखद हादसे में हुई थी। वो बिना लाइफ जैकेट के तैरते समय डूब गए थे। वो सिर्फ 52 साल के थे। उनकी मौत की खबर ने पूरे उत्तर पूर्व को सदमे में डाल दिया। जुबीन सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि असम की संस्कृति, पहचान और युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए थे और या अली जैसे गानों से पूरे देश में अपनी पहचान बनाई थी। गायक पापोन ने उन्हें याद करते हुए कहा, आज मैं सिर्फ एक दोस्त को विदाई नहीं दे रहा, बल्कि एक पूरे युग को अलविदा कह रहा हूँ। शिबानी कश्यप ने कहा, काश बॉलीवुड ने उन्हें ज्यादा अपनाया होता। जुबीन ने असमीज, बंगाली, हिंदी और अन्य कई भाषाओं में म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया था। आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान की। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का खून खौल रहा है।
अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अपने ही लोगों पर बम बरसा दिए। 21 और 22 सितंबर की रात को जब लोग सो रहे थे, JF-17 फाइटर जेट ने गांव पर 8 LH-6 बम गिराए। मात्रेदारा और आका खेलशालदा गांव पूरी तरह से खंडर में बदल गए। चश्मदीदों के मुताबिक ये रात किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। एक ग्रामीण ने बताया, आसमान में अचानक तेज रोशनी दिखी और फिर लगातार धमाके होने लगे। हमारे बच्चे चिल्ला रहे थे। जब हम घरों से बाहर भागे तो हर तरफ सिर्फ आग थी। इस हमले में 30 बेगुनाह नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। इस हमले के बाद पाकिस्तान में भी गुस्सा उबल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने खुद इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और 1-1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारी जान की कीमत बस इतनी ही है? सोशल मीडिया पर हमारा खून इतना सस्ता और पाक आर्मी जवाब दो जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार पाकिस्तान आर्मी की ये पुरानी चाल है। वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बहाना बनाकर अक्सर अपनी ही जनता को निशाना बनाते रहे हैं। पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग भी इस पर सख्त है। उन्होंने कहा है कि राज्य नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने में बार बार नाकाम रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जहां जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने अपने ठिकाने शिफ्ट किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में उनके कई अड्डों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना आतंकियों पर कार्रवाई करने की बजाय आम लोगों पर बम गिरा रही है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कह रहे हैं, हम दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ आतंकवादी, दूसरी तरफ अपनी ही सेना। इस घटना ने पाकिस्तान की राजनीति को भी हिला दिया है। इमरान खान की पार्टी PTI के नेता इस हमले की खुलेआम निंदा कर रहे हैं और सेना को चुनौती दे रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार पाकिस्तान की सरकार और सेना इस पर कोई स्पष्टीकरण देगी या नहीं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपको आज का जिस्ट का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए जिस्ट।